हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्टैनले मिलर के प्रयोग की। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्या, ऑफरेन एंड हेल्डन दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की बात की, रसायन विकास की बात की। यानी उनका कहना था कि इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक चीज़ों से कार्बनिक चीज़ें बनी, उसके बाद कार्बनिक चीज़ों से धीरे धीरे लाइफ का विकास हुआ। लेकिन हालांकि ये साइंटिस्ट इसे प्रूव करने में सक्षम नहीं थे, जिसे बाद में प्रूव किया स्टैनले मिलर, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हाँ ऐसा ही है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस का विकास हुआ है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया, जिसमें सेम कंडीशन जैसे अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब जो लावा निकल रहे थे उससे गैस भी निकल रहे थे, ढेर सारे अमोनिया थे, आपके CO2 थे, H2O थे, CH4 गैस थे। उन गैसों को उन्होंने लिया। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाके वाष्पित होकर नीचे आ रहे थे, मतलब उसमें वाटर के वेपर भी होंगे, वाटर के गैसेस होंगे, तो वाटर वेपर भी उन्होंने लिया था। सेम कंडीशन उस समय जैसा था वैसा कंडीशन इन्होंने लैब में क्रिएट किया, और इन्होंने जो रिजल्ट पाया उसे देखकर ये आश्चर्यचकित रह गए। तो हम बात करते हैं स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसमें आपको जो नोट करना है वो मैं चीज़ें आपको अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। तो ओपेरन की कल्पना के अनुसार देखो, एक्सपेरिमेंट जो दिया था केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव किया था स्टैनले मिलर ने, और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हेल्डन ओपेरन थे। उन्होंने शुरुआत की हालांकि, लेकिन इसको प्रूव करने का जो जिम्मेदार था वो स्टैनले मिलर के का वर्क था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रबल ऊर्जा स्थिति में मेथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प एवं अमोनिया, इन्होंने क्या लिया था, मेथेन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन जलवाष्प लिया था, वाटर वेपर लिया था। ठीक, हाइड्रोजन लिया था, साथ में जलवाष्प लिया था मतलब वाटर वेपर लिया था, अमोनिया भी लिया था। इनके संयोजन जब इन्होंने बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय एमिनो अम्ल, सरल शर्करा, दूसरे कार्बनिक यौगिक का भी संश्लेषण हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे आपके स्टैनली मिलर, इतने 1953, 1953 और 1957 में। ठीक है, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, ये बातों को नोट करनी होगी। नोट आपको ये करनी होगी, जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया था, हैरोल्ड यूरे नाम के साइंटिस्ट वो भी साथ में इनके प्रेजेंट थे, उनके देख रेख में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नोटिस करने वाली बात आपके लिए ये है, उन्होंने क्या किया, ये फ्लास्क था, फ्लास्क में क्या इन्होंने मेथेन लिया, H2 लिया, H2O लिया, अमोनिया लिया। नोटिस करने वाली बात यह है, इन्होंने लिया था मेथेन, अमोनिया और साथ में हाइड्रोजन गैस। जिसे हाइड्रोजन की बात करें, इसका रेशियो 2:1:2 रेशियो था, यानी H2 के 2 मॉलिक्यूल और मेथेन के 2 मॉलिक्यूल पर अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल लिया गया था। तो कार्बन और हाइड्रोजन के 2-2 मॉलिक्यूल लिए, तो अमोनिया के उन्होंने कितना 1 मॉलिक्यूल लिया था। इस रेशियो में कंपाउंड को लिया था। साथ में H2O वाटर वेपर को लिया था, वेपर यानी वाटर गैस की बात करें। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रोड से इसे जोड़ा। देखो इन्होंने क्या किया, आपको यहाँ पर नोट करनी होगी, इस मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस का इन्होंने जो मिश्रण लिया था, उन्होंने क्या किया, इसे उठा के एक कांच की नली में से रखा। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने क्या किया, टंगस्टन, ब्लैक फ्लास्क टंगस्टन वायर लिया था, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया। क्योंकि उस समय जब अर्थ बनी उसमें टेम्परेचर, उसमें भी अर्थ का 800 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, मतलब अर्थ उसमें बहुत ही गर्म थी। तो उन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया। इलेक्ट्रोड किसके, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लिया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आगे देखते हैं क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा, आदि वायुमंडल की बिजली जैसे प्रभाव को, मतलब उस समय ढेर सारे आपकी जो बिजली जैसी चमकती है, उस समय उसे अर्थ पे हो रहा था, उसके लिए उन्होंने स्पार्क चैम्बर बनाया, मतलब जहाँ ये जैसे बिजली चमकती है वैसा माहौल क्रिएट कर सके, वैसी चिंगारियाँ निकाल सके। उसके बाद ये इन्होंने ऐसा करके 1 सप्ताह तक ऐसे छोड़ दिया, 1 सप्ताह तक ऐसे छोड़ दिया, चिंगारी मुक्त होती रही। H2O, मेथेन, ये सारी चीज़ें थे। उसके बाद पता है, जब आपकी वाटर जो जल बनते थे वो
वायुमंडल से थोड़ा ऊपर जाते थे, वहाँ पर वो ठंडा होते थे। उसके लिए उन्होंने क्या दिया, एक कंडेंसर भी लगा दिया ताकि वाटर के वेपर आपके ठंडे होते जाए। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम को उन्होंने निकाल दिया। वैक्यूम वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए इन्होंने वैक्यूम ट्यूब लगाया यहाँ पर। टैप एट द बॉटम द एपरेटस कलेक्शन न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस टैप से जो नीचे मॉलिक्यूल निकलते थे, ये जो आपके नए नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जो आपके नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इस टैप के थ्रू ये बाहर निकलते थे। ये कह रहा है वाटर इन द बॉइलिंग चैम्बर इज स्टिमुलेटेड द प्राइमल सी। समुद्र में जैसे वाटर आपके जो गर्म वाटर है, मतलब ऐसा बोलो उबलता हुआ पानी, वैसा ही कुछ यहाँ पर हीट सोर्स दिया है। इस वाटर जो था, वाटर यहाँ पर हीट किया गया था, हीट वाटर। जैसे कि आज बात करें समुद्र के एकदम तल पर या नीचे हिस्से में चले जाओ, वहाँ का भी टेम्परेचर इसमें बहुत हाई। वहाँ भी जो वाटर है, वो आपके वाटर इस समय उबलते हुए हैं, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। ये स्पार्क चैम्बर बनाए गए जहाँ पर ये एटमॉस्फेयर में, जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे स्पार्किंग होती थी, चमक आती थी, वैसे चमक यहाँ पर भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब फाइनली जब ऐसा किया गया स्टैनली मिलर द्वारा, तो उन्होंने देखा इस ऑर्गेनिक मैटर, ये ट्यूब था, इसके थ्रू इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर किया। इसमें इन्होंने देखा कि सबसे पहले कुछ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होने से ये चौंक गए कि भाई इतना टेम्परेचर मैंने मेथेन H2 अमोनिया ये चीज़ें दिया, उसके बाद यहाँ पर एमिनो एसिड बने। बाद के साइंटिस्टों ने देखा वहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ढेर सारे प्रोटीन्स बने और सारी चीज़ें शर्करा का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म था कि जब अर्थ में ये सिर्फ एक सप्ताह में ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, तो अर्थ में बिलियंस ऑफ साल ऐसी प्रक्रिया चले, उसमें तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक के बने होंगे, ढेर सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल बने। तो ये परिकल्पना लोगों को कहीं ना कहीं सही लगने लगी, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल करके लोगों को प्रूव किया। आगे बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं चिंगारी विमुक्तिकरण, मतलब स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस। मतलब ऐसा एक उपकरण बनाया जो फ्लास्क था, उसी के अंदर चिंगारी विमुक्त मतलब मुक्त करने वाले चैम्बर, मतलब एपरेटस बनाए गए, यंत्र बनाए गए, उपकरण बनाए गए। बड़े फ्लास्क में जो आप देखा यूनली छोटे फ्लास्क से जोड़ा गया, बड़े फ्लास्क में जिसमें आपके मेथेन, अमोनिया, CO2 ये सारी गैसेज जो रखी गई थी, हाइड्रोजन वेपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। उसे एक न्यू नली से जोड़ा गया, कंडेंसर भी लगाया ताकि जो आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स आए कंडेंस होकर, वो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आए वो ठंडा कर लिया जाए, क्योंकि वाटर वेपर भी आपकी अर्थ पर ऊपर जाके ठंडा होकर फिर वापस पानी के रूप में बारिश होती थी। और उस बात एक गहरा नाली, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, चिंगारी विमुक्तिकरण ये लगाया गया, यू नली से जोड़ा गया इसे, साथ में कंडेंसर भी लगाया गया। अंत में बनी जलवाष्प कंडेंसर द्वारा ठंडी होती थी। यूनली द्वारा गहरा लाल सा गंध का मतलब एक तला निकलता था, गंदा तरह। अब ये जो गंदा तला निकला है, यही मेन पॉइंट। इसको देखने के बाद में ग्लाइसिन, एलानिन, इम्यूनो अम्ल, कार्बनिक अम्लों तथा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार, एड्रीन, गोनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या थे, नाइट्रोजनस बेस थे। इनका डेवलपमेंट, साथ में एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल कौन से, ग्लाइसिन, एलानिन। इसमें कौन से, ग्लाइसिन और एलानिन, दो आपके एमिनो एसिड बने, ग्लाइसिन और एलानिन। ये आपके एमिनो अम्ल, कार्बनिक एमिनो अम्ल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, मिलर के बाद ढेर सारे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने देखा इसी प्रकार आदि पृथ्वी पर, मतलब इस समय जो पृथ्वी पर उपस्थित दशाओं का प्रयोगशाला में मतलब जैसे पृथ्वी की दशा पहले थी, आदि पृथ्वी मतलब पुराने समय में, मतलब उस समय में वो पृथ्वी की जैसी दशा थी वैसे प्रयोगशाला में उन्होंने क्रिएट करा। कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक, मतलब जो आपके अकार्बनिक से और थोड़ी स्मॉल मतलब सिंपल कार्बनिक से जटिल कार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन हुआ। इस एक्सपेरिमेंट, इन सब प्रयोगों को अनरूपर प्रयोग, साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में इनको कोई ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं था। इन्होंने ज़्यादा 1 हफ्ते तक स्टेनली मिलर ने छोड़ा था। ऐसे साइंटिस्टों ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। 1951 में कैल्विन मेल्विन ने साइक्लोस्टोन नामक यंत्र से CO2 and H2O तीव्र प्रकाश किरणों द्वारा प्रेरित किया। मतलब इन्होंने क्या किया, साइक्लोट्रॉन लिया,
एक मूविंग साइक्लोट्रॉन लिया है। ये एक ऐसा यंत्र था जिसमें CO2 H2O को तीव्र गति से H2O और CO2 को तीव्र प्रकाश किरणों द्वारा विकिरणित किया, मतलब रेडिएशन द्वारा, प्रकाश किरणों द्वारा इसे क्या किया, किरणित किया गया, मतलब बिखेरा गया। और पता है इनसे फार्मिक सक्सनिक एंड ऑक्जेलिक अम्लों का संश्लेषण भी हुआ। नोटिस करने वाला है, इस बात नोटिस करने वाली आपको लिए केल्विन मेल्विन ने साइक्लोट्रॉन की मदद से CO2 H2O को तीव्र प्रकाश किरणों द्वारा किरणित किया। यानी प्रकाश की ढेर सारी, मतलब जो इस मतलब हाई रेडिएशन ऐसी थी जो CO2 और H2O को पढ़ने से वो भेज सकती थी। और उसके बाद मतलब इन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे फॉर्मिक और शैक्सनिक मतलब शैक्सनिक और साथ में ऑक्जेलिक अम्लों का संश्लेषण हुआ, मतलब फॉर्मेशन हुआ। इन प्रयोगों में मीथेन जलवाष्प अमोनिया हाइड्रोजन आदि, मतलब ध्यान रखना, मीथेन जलवाष्प हाइड्रोजन अमोनिया ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों का यूज किया था। इन सब का यूज उन्हें दशाओं आदि पृथ्वी की दशाओं जैसी प्रबल विग्रस्त दशाओं में रखकर फॉक्स एवं उनके साथी वैज्ञानिक ने अमीनो अम्ल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया। आपने देखा ये कि कोई एक साइंटिस्ट नहीं, इनका मेन सीरीज आता है स्टैनली मिलर को, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के बजाय नाइट्रोजन बेस ढेर सारी चीज़ों में रिजल्ट्स पाया। उपरोक्त प्रयोग से यह माना गया अभिक्रिया ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हुई, जो अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, फिर कार्बनिक अणु से जीवन, मतलब वो कार्बनिक अणु थे, अब उनसे जीवन का प्रारंभ शुरू हो गया। जीवन का प्रथम आकोशिकीय रूप आज से ऐसा माना था जीवन में जो प्रथम आकोशिकीय मतलब एसेलुलर, मतलब प्योर सेल नहीं था। एसेलुलर मतलब एमिनो एसिड अलग, न्यूक्लिक एसिड अलग, ठीक है, प्रोटीन अलग, ये सब आपस में क्या है, एसेलुलर। आकोशिकीय रूप ये लगभग 300 करोड़, बोले तो 3 अरब वर्ष पहले इनका फॉर्मेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं आकोशिकीय चीज़ों का फॉर्मेशन 300 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ। जैसे कि उसमें कौन से RNA आपके प्रोटीन्स आ गए, पॉलीसेकेराइड होते थे, ये सारी चीज़ कैसे आपके आकोशिकीय रूप हैं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा आकोशिकीय रूप में। जैसे एग्जाम्पल्स RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये आपके 300 करोड़ साल पहले ही बने। उसके बाद सर्वप्रथम कोशिका का जो पहला कोशिका का निर्माण हुआ था लगभग 200 करोड़ या बोले तो 2 बिलियन ईयर पहले, 2 अरब साल पहले हुआ था आपकी प्रथम कोशिकीय सेल का निर्माण। इसमें आपको बस इतने पॉइंट लिखने हैं। उपयुक्त विश्लेषण थे, मतलब आपने ऊपर जितनी बातें पर चर्चा की सभी का कहीं ना कहीं ये मत था, स्वीकृत थी, सबका ये मत था। उन्होंने रासायनिक इवोल्यूशन, मतलब बोले तो केमिकल इवोल्यूशन की बातें की। उन्होंने एक्सपेरिमेंट सभी का एक्सपेरिमेंट लगभग सेम था। अब सभी का यही माना था जो आर्य सागर यानी जो जल थे, उसमें पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा था, उसमें जो जल थे उनमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ थे, वो मिश्रण बना चुके थे। मतलब अब ढेर सारे कार्बनिक पदार्थ मिलकर कार्बनिक पदार्थ बनाए, उन्हें एक मिश्रण बनाया। लेकिन ताप अब इतना था कि उसमें जीवन के लेकिन उस समय जब भले ही वाटर के मालिक्यूल आपके नीचे लगातार वाइस होकर गिरते थे, लेकिन उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा था। 800 डिग्री सेल्सियस घट के धीरे धीरे 500, 200, 300, 200 ऐसे घटते गया हालांकि, लेकिन टेम्परेचर उस समय भी बहुत ज़्यादा था कि ऐसा ज़्यादा खैर कि जीवन की उत्पत्ति अभी भी संभव नहीं थी। इसलिए हेल्डन ने आर्य सागर के इस जल को कार्बनिक यौगिक का एक गर्म पतला गर्म, मतलब इस जो आपका आर्य सागर मतलब उसमें जो सागर में जो जल था कहीं ना कहीं वो जैसे सूप होते हैं, सूप कैसा होता है, लिक्विड जैसा, लेकिन वो कैसा होता है, गर्म होता है। मतलब आर्य सागर को उन्होंने सूप जैसा बोला। कार्बनिक यौगिक का मतलब ढेर सारे कार्बनिक यौगिक एक गर्म रूप में है, पतला सूप बोले, या तो पूर्व जीवी सूप यानी प्रीबायोटिक सूप। सूप मतलब क्या हो, सूप आप लोग जो पीते हैं सूप, वो गरम गरम सूप, ठीक है, टोमेटो सूप या ढेर मतलब डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। तो कैसे होते हैं एक्चुअली, क्या हो, गर्म होते हैं, लिक्विड मटेरियल गर्म होते हैं। तो वैसे उसमें जो वाटर था वो भी कैसे थे, गर्म थे ही, उन रूप को माना गया। उसके बाद अब ढेर सारी कल्पनाएं आई, मतलब अब जो एक्चुअली में लाइफ का फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो सबसे पहले लाइफ बनने से ली मतलब कि जो पहली सेल, लोगों का मानना जो भैया पहला सेल है
जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब स्व रेप्लिकेट सके, एक सेल से दूसरी सेल बना सके, उस सेल को बनने से पहले काफ़ी चीज़ें और बनी जो धीरे धीरे आपको उस सेल तक पहुंचाती हैं, जिसके लिए ढेर सारी आपकी थ्योरियाँ आनी स्टार्ट हुई। इसमें सबसे पहले आता है प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट या न्यूक्लिक प्रोटीन का निर्माण, इसे दिया था कोजरवेट्स या कोजरवेट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन है प्रोटोबायोन्ट। प्रो मतलब पहले, बायोन मतलब लिविंग मतलब जीवित चीजों से पहले, मतलब जीवित चीजों से पहले मतलब क्या, आपके न्यूक्लियस एसिड, आरएनए, प्रोटीन्स, ये जो चीजें बनी हैं उनकी बातें कह रहे हैं। या देखो उन्होंने कह दिया, और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण, न्यूक्लियो प्रोटीन या कोजरवेट्स थ्योरीज थी भैया। इनका मानना था जो बड़े कार्बनिक अणु जो आज सागर में अजैव संश्लेषण द्वारा बने थे। अजैव संश्लेषण मतलब जो आपकी एक्सपेरिमेंट द्वारा, मतलब लगातार टेम्परेचर ज़्यादा, वो सब चीज़ें एक्शन के थ्रू कार्बनिक यौगिक, जो बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक बने थे, वो क्या है, अब वाटर में थे। क्यों, कहाँ, समुद्र में थे। समुद्र में क्या था, पानी, ये बड़े बड़े यौगिक बन चुके थे। अब उसमें क्या हुआ, एक दूसरे के समीप आने लगे। एक दूसरे के समीप क्यों आने लगे, क्योंकि बड़ी कोलाइडी बूंद, कोलाइडी सोल्यूशन। कोलाइडी सोल्यूशन कैसा होता है, थोड़ा उसमें कोलाइडन सोल्यूशन बनने से, मतलब चिपचिपापन आने से एक दूसरे के पास आने लगे। एक दूसरे के पास आने से ये एक दूसरे में विलित हो गए और एक धीरे धीरे एक सेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगे। यानी वाटर मॉलिक्यूल ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। उसके अंदर आपके आरएनए, प्रोटीन, ये ढेर सारी चीज़ें थी और कहीं न कहीं ये आपकी ये सेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगी। इन कोलाइडी बूंदों का ओपेरन द्वारा कोजरवेट नाम दिया गया। ये ध्यान रखना आपको, इन कोलाइडिस जो कोलाइडी रिलेशन बनाए, इसको कोजरवेट नाम दिया गया। इसलिए इस कोजरवेट थ्योरी भी देखो, कोजरवेट थ्योरी इसलिए कहा गया था। फॉक्स द्वारा माइक्रोस्फीयर, ये देखो कोजरवेट कहा था कौन, ओपेरन। अब ध्यान रखना इस चीज को आप लिख लेना, ओपेरन ने इसे कोजरवेट नाम दिया। वहीं फॉक्स साइंटिस्ट द्वारा उन्होंने माइक्रोस्फीयर दिया। वहीं डीमर द्वारा वेसाइकल्स नाम दिया। वेसाइकल मतलब छोटी छोटी आपकी कण या बूंदे, एज लाइक, ठीक है, इनका नाम गया था। वहीं बात करें प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट मतलब प्रोटो मतलब पहले, बायोन मतलब वही लिविंग चीजें। बृहद मतलब बड़े बड़े अणुओं का एक झुंड था। मतलब बहुत बड़े अणु का झुंड कैसे बना ली, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीजें मिलेंगी तो एक बड़ा झुंड बना ली, जिसकी चारों तरफ क्या, आपकी वाटर मॉलिक्यूल ने कवर कर लिया, जिसे ओपेरन ने कोजरवेट और फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर और डीमर ने वेसाइकल नाम दिया था। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग नाम दिया, जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, पॉलीसेकेराइड आदि चीजें थी। ठीक है, इनमें अपने वातावरण से कार्बनिक अणु, इनमें क्या, इसमें क्या टेंडेंसी थी भैया, ये अपने वातावरण मतलब आसपास की जो चीजें थे उसमें जो आपके कार्बनिक अणु थे उसको ये अवशोषित कर सकते थे। दूसरी, ये जीवाणु के समय मुकुलन मतलब फिजन कर सकते हैं, मतलब डिवाइड होने की टेंडेंसी रखते थे। तीसरा, ग्लूकोज के अपघटन जैसी क्रिया थी। ग्लूकोज जैसे ग्लाइकोलाइसिस हमारे अंदर चलती है, तो इनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी टेंडेंसी थी जिससे ग्लूकोज को ये तोड़ सकते थे और उससे एनर्जी निकाल सकते थे, ऐसा साइंटिस्टों का कहना था। उसके बाद कहता रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा सोर्स, जो इनको अपने रासायनिक मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती थी वो कहाँ से आती है, सनलाइट से ऊर्जा लेते थे। ओपेरिन के अनुसार कोजरवेट सर्वप्रथम बने सरल जीवाणु अणु थे जिन्होंने बाद में कोशिका को जन्म दिया। कोजरवेट का मानना था भैया, कोजरवेट का यही मानना था कि सर्वप्रथम जो सरल जीवी अणु बने जिन्होंने कोशिका का फॉर्मेशन किया वो यही थे। यही आपके जो लिपिड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन है, ये झुंड बनाकर आपके प्रोटोबायोन का फॉर्मेशन किए और यहीं से ये धीरे धीरे आपके एक्चुअल मतलब सही कोशिका में विभाजित हो गए। तो आपको इस थ्योरी में इतना लिखना है कि इस थ्योरी को कोजरवेट नाम दिया था ओपेरन ने, फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर, वेसाइकल नाम दिया था डीमर ने। इनका कहना था कि भैया वो आपके समुद्र में जो आपके जो ढेर सारे कार्बनिक के मॉलिक्यूल्स हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के पास आया, कोलाइडी सॉल्यूशन बनाया और इनका ये इनके अंदर टेंडेंसी थी भैया, ये मुकुलन मतलब विभाजन कर सकते थे, फिजन कर सकते थे,
ये ग्लूकोज की तरह टूट सकते थे, मतलब ग्लूकोज जैसी क्रियाएं कर सकती थी। उसके साथ साथ क्या है, ऐसा रासायनिक क्रिया के लिए एनर्जी सूर्य से प्राप्त करते थे। और ध्यान आपके रखना, कोजरवीट सर्वप्रथम बने सरल जीवाणु जिन्होंने बाद में कोशिका को जन्म दिया। उसके बाद एक थ्योरी आपकी है प्रोटोसेल, इसे ई बायोन की उत्पत्ति कहते हैं। ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल, प्रोटो मतलब पहले, सेल मतलब कोशिका, पहले कोशिका का उत्पन्न कैसे हुआ, ये जानने की कोशिश हम इस थ्योरी में करेंगे। अब इस थ्योरी की बात करते हैं। इस थ्योरी में कहा गया कि आज सागरों में देखो जितनी भी चीजें हैं, मैंने आपको बताया पहला जो आपका जीवन उत्पत्ति हुआ कहीं ना कहीं उस सागरों से हुआ, मतलब वाटर से हुआ। तो उन्होंने आदि सागर लिख दिया। आदि मतलब पूर्व, प्रथम समय मतलब पूर्वज में समय था जब आपकी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उस समय की इनका कहना है। आज सागरों में प्रथम जीवन के रूप में प्रोटोसेल की उत्पत्ति, इन्हें प्रोटो मतलब पहला, पहला जो सेल हुआ उन्होंने बोल दिया जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है प्रोटोसेल के रूप में हुआ। सबसे पहला सेल दैट इज प्रोटो, प्रो मतलब पहले, सेल मतलब कोशिका, पहली कोशिका। प्रोटोसेल, अब नोटिस करने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटोसेल न्यूक्लियो प्रोटीन के झुंड थे। इनका कहना है भाई न्यूक्लियो प्रोटीन ढेर सारे मिलकर आपके प्रोटोसेल बनाए, जो न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइमी प्रोटीन के संयोग द्वारा बने थे। ओरिजिन न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइमिक प्रोटीन, मतलब देखो मैंने बताया था जो एंजाइम मैक्सिमम होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन ही एंजाइम बनाते हैं। एक्चुअली में इनका कहना है जो आपके न्यूक्लिक अम्ल, साथ में वो प्रोटीन जो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ये भी लिखना, उसमें आपको नोट करना होगा कि प्रोटोसोल मुख्यतः आपके न्यूक्लियर प्रोटीन्स के झुंड थे, न्यूक्लियर प्रोटीन के से बने। और न्यूक्लियर प्रोटीन में आपके न्यूक्लिक अम्ल, साथ में प्रोटीन, प्रोटीन आपके वही होंगे जो एंजाइम बनाएंगे। ये मिलकर आपका प्रोटोसेल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी, न्यूक्लियर प्रोटीन में स्वतः अब दूसरी पॉइंट आपको लिखना, ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स बने इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना सकते थे, एक कॉपी से दूसरी कॉपी, मतलब सेल डिवीजन कर सकते हैं ऐसे बोलो। जीवन का प्रथम संकेत न्यूक्लियर प्रोटीन, इस प्रकार जो जीवन की पहली प्रोटोसेल बनी, हम कह सकते हैं क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन है। न्यूक्लियर प्रोटीन जीवन के आरंभ की प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन से ही जीवन का आरंभ स्टार्ट हुआ। इस थ्योरी से ऐसा ही हमें आभास हुआ, मतलब इस थ्योरी से लोगों को ही बताना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स थे कहीं न कहीं ये प्रोटोसेल थे और इन्होंने जीवन का आरंभ स्टार्ट करा। प्रोटोसेल जिसे ईबायोन भी कहते हैं। कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन के टुकड़े समुद्र में स्वतंत्र हो गए, मतलब जो प्रोटोसेल थे एक मॉलिक्यूल तो नहीं थे, उसमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स मामले थे ना, ढेर सारे के प्रोटीन्स थे, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल थे, ये आपस में मिले। तो उनका कहना था कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्रोटीन जो आपके समुद्र में क्या हुए, वैसे अकेले पड़े, मतलब उनके टुकड़े समुद्र में गिर गए और समुद्र में वो स्वतंत्र हो गए, अक्रिय हो गए, उनका कोई फंक्शन नहीं था। लेकिन जब उनका मतलब प्रवेश किसी ई बायोन्ट से हुआ, मतलब किसी प्रोटोबायोन्ट सेल के अंदर, जब ये आपके न्यूक्लियर प्रोटीन के टुकड़े इनसाइड आपके ई बायोन्ट चले गए, पुनः सक्रिय हो जाते थे। जैसे कि वायरस, इन्होंने एग्जांपल दिया वायरस की। वायरस की क्या कंडीशन है, वायरस जब हमारे बॉडी से बाहर रहता है तो क्या होता है, निष्क्रिय रहता है, कोई फंक्शन नहीं, आपको लगेगा इस डेथ है। जैसे हमारे बॉडी में जाता है वो हमारे बॉडी के डीएनए से जाके अटैच होकर वो क्या करता है, हमारी जितनी मशीनरी है सबका यूज करने लगता है, मतलब कह सकते हैं हमारे बॉडी में जाते ही कैसा होता है लिविंग। तो ठीक इसी प्रकार इनका कहना था इस थ्योरी से कि भैया न्यूक्लियर प्रोटीन, कुछ ऐसे टुकड़े न्यूक्लियर प्रोटीन थे वो समुद्र में ऐसे पड़े रह गए, यानी एक प्रकार से बॉडी के बाहर हैं, तो कैसे हैं, निष्क्रिय। जैसे ये बायोन्ट यहाँ प्रकार से जैसे हमारी बॉडी है, एज लाइक हमारी बॉडी है, तो ये बायोन्ट के जैसे अंदर इन्होंने क्या ये सक्रिय हो गए और ये वायरस जैसी संरचना का फॉर्मेशन किए, वायरस जैसी संरचना का निर्माण किए। तो इस थ्योरी में आपको क्या रखना होगा, इस थ्योरी में आपको लिखना यही होगा कि जो प्रोटोसेल थे ये तो क्या न्यूक्लियर प्रोटीन के बने थे, और न्यूक्लियर प्रोटीन में मुख्यतः आपके न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम का सम्मिश्रण था, मतलब उनसे मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन में आपकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से डिवाइड होने की टेंडेंसी थी। उसके बाद इसमें आपको लिखना होगा प्रोटोसेल कि कुछ ऐसे टुकड़े बायोन्ट या प्रोटोसेल में कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन टुकड़े आपके समुद्र में ऐसे छूट गए जो कि निष्क्रिय थे, लेकिन जब बॉडी के अंदर जैसे, बॉडी मतलब इबायोन के अंदर जैसे ही गए
वो आपके वायरस जैसी, वायरस के तरह सक्रिय हो गए, वायरस जैसी ये क्रिया करने लगी। इसलिए इनसे हम कहीं कहीं ना कहीं प्रकार इनसे ही मानते हैं। इस प्रकार वायरस के समान संरचना का निर्माण हुआ, वायरस जैसी वर्क करने का निर्माण हुआ। अब आगे कहते हैं वायरस के समान संरचना का विकास रिग्रेसिव प्रोग्रेस। देखो, दो प्रकार के विकास होता है, एक रिग्रेसिव एक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना। देखो, प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ना। आगे चीजें कब बढ़ती हैं? पहले जो हमारी बॉडी, देखो पहले जितनी चीजें बनी थी वो कैसी होंगी? जाहिर बात सिंपल। एनिमल में देखो, बात करो कुत्ता, ये सब चीजें बफेलो जी हम लोगों से पहले बनी है। ये कैसे है? सिंपल। लेकिन हम जब बने बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। हमारे जो पूर्वज थे बंदर थे, वो हम बंदर से ही हमारी विकास हुआ है। लेकिन बंदर हमारे कहते हैं सिंपलेस्ट, लेकिन हम जो है हम बंदर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। तो वही चीज़ जो पहले चीज़ें बनेंगी वो सिंपल होंगी। अब जब धीरे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। मतलब उससे आगे जैसे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और ज़्यादा आएगा। तो प्रोग्रेसिव होगा जो चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती है, रेग्रेसिव मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें बनना। ये दो पॉइंट हम नोट कर लीजिएगा। अब ये वायर्स, इनका कुछ नेचर जो होता है रेट्रोग्रेसिव, मतलब रेट्रोग्रेसिव मतलब कुछ उल्टा होता है। ये चीज़ें प्रोग्रेसिव होती हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सिंपल तरफ आता है। हमारे बॉडी में जैसे रहते हैं ये पूरा बिहेवियर मतलब काम वर्क शो करने लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। जैसे हमारी बॉडी के बाहर से बॉडी से बाहर गया, फिर से ये सिंपल, ये जैसा हुआ डेट, जैसे डेट हो गई हो, ये पड़ा रहता है सिंपल फॉर्म में। तो कहते हैं इसका ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जा रहा है, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। और उसके बाद आपको कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं। माइक्रोस्कोपिक स्फीयर, सिडनी फॉक्स, फॉक्स ने प्रोटीन्स को प्रोटीनाइड्स फार्म दिया था, वो चीज़ें। उसी के बाद डेविड ड्रीमर लिपिस फिकर्स, उसमें क्या था? डेविड ड्रीमर के लिपिड स्फीयर्स, ये दो मॉडल थे। ये किसका? सिडनी फॉक्स का प्रोटीनाइड, और ये आपका लिपिड। देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस बना के कैसे बड़े बड़े बाइसाइकिल बनाने लगे, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लिए। ये इनके कुछ ऐसे शासनाएं थी। कोजरवेट ड्रॉप, देखो ये बड़े बड़े ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप बन के बड़े बड़े ड्रॉप बना रहे हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या थे? ये आपके कार्बनिक यौगिक थे। जैसे आरएनए प्रोटीन ये सब मिलकर एक बड़े सेल का मतलब बड़ी एक साइकिल का बड़ी बूथ का फॉर्मेशन किए जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता था। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता था। उसके साथ साथ इसी का कुछ हिस्सा टूट के जब गिरा था, आपने देखा था ना, कुछ हिस्सा टूट के गिरा था, वो सेल्फ मतलब निष्क्रिय था, लेकिन वो आज की तरफ जैसे ही बायोनेट के अंदर जाता था वो सक्रिय हो जाता था। ढेर सारी चीज़ें हैं जो थ्योरीज के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद आप ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुराना ने 1970 में सजीव कोशिका के बाहर, मतलब जो सेल के अंदर जितनी रिएक्शन चलती हो उसको सेल से बाहर आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी में कृत्रिम तरीके से 77 न्यूक्लियोटाइड्स का बना एक आरएनए, मतलब खुद से इन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड्स मिलाकर एक आरएनए बनाया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो आपको मॉलिकुलर का पार्ट है, जेनेटिक्स का पार्ट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। 77 न्यूक्लियोटाइड्स ने आरएनए की संश्लेषण की थी। विकास के दौरान आरएनए प्राथमिक जननिक पदार्थ है। ये तो आपने पढ़ा, आरएनए पहले बना था, डीएनए बाद में बना था। उसके बाद जेक थॉमसेक और अल्टमान ने वर्णित किया आरएनए अणुओं में एंजाइमी सक्रियता पाई जाती है। आरएनए अणु एंजाइम द्वारा एंजाइम जैसा काम करते हैं, जैसे आरएनए जिसे बोलते हैं राइबो एंजाइम। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जेक थॉमस शेक अल्टमान ने कहा आरएनए एंजाइम जैसा भी वर्क करते हैं, उसका नाम क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम में प्राथमिक आरएनए की प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन, आरएनए में भाई रेप्लिकेशन क्षमता तो है ही। आरएनए अणु एक एंजाइम की तरह कार्य कर सकता है। भाई राइबोजाइम एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है। आरएनए आप जेनेटिक मटेरियल है जो रेप्लिकेशन तो करता ही, एक आरएनए दूसरा आरएनए बनाता भी है। इस खोज ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी सोच को परिवर्तित कर दिया। वो कहते अब ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि 4 बिलियन वर्ष पहले यह पृथ्वी एक आरएनए वर्ल्ड थी। 4 साल पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले
ये पृथ्वी की बात करें आरएनए वर्ल्ड थी, जिसमें आरएनए अणु जीवन की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को प्रोटीन एवं डीएनए की सहायता से बिना स्वयं ही संपन्न करते थे। नहीं, कहने का मतलब भैया, इस समय जब 4 बिलियन ईयर पहले जो मतलब वहाँ का जो माहौल था, जो सेल थे, उसमें जो रेप्लिकेशन की पावर थी उससे आरएनए था, क्योंकि उस समय डीएनए उनने तो थे नहीं, प्रोटीन में रेप्लिकेशन की क्षमता होती नहीं है। मतलब टोटल टोटल जो क्षमता थी उसमें आरएनए के पास थी। इस समय उन्होंने कहा आरएनए वर्ड नाम दिया। इसी खोज के कारण उत्विकास आरएनए का वर्ड का नाम दिया कि भैया आरएनए जब खोजा गया, आरएनए एंजाइम का क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, जबकि उसमें डीएनए बना ही नहीं था, डीएनए बाद बना, प्रोटीन के अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी। तो आरएनए दो फंक्शन है, एक तो ये क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, दूसरा ये राइबोसोम एंजाइम की भी तरह कार्य करता है। उसका यह अनुमानित है कि जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.9 अरब वर्ष पूर्व, बोले तो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में प्रोटोसेलिया इबायोन्ट के रूप में अवायु या विषम पोषी हेट्रोट्रॉफ, मतलब दूसरे से भोजन, मतलब खुद का भोजन न बना पाए, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ। तो जो प्रोटिस्ट सेल्स हुए, इबायोन्ट्स हुए, वो पहले ही सेल्स का फॉर्मेशन किए, वो उस समय उनके अंदर ऑटोट्रॉपिज्म नहीं थी, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते थे इनिशियली में जो उत्पन्न हुए। इसके बाद जो थ्योरी आई पूर्व केंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स की, पूर्व केंद्र की कोशिका की उत्पत्ति। इसके पहले आपने जब देखा इबायोन्ट ने न्यूक्लियर प्रोटीन की झुंड बने, फाइनली उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम इन सब का यूज करके एक संयोजन बनाया, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट की बात, अब प्रोटोबायोन्ट ने, प्रोटोसेल्स ने क्या किया, प्रोटोसेलिया इबायोन्ट ने बोला गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अधिक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। इसके साथ साथ इनके चारों जितने पदार्थ हैं उनका इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से आपके पूर्व केंद्र की कोशिका का स्थापित हुआ। यानी कहने का मतलब इबायोन्ट से प्रोकैरियोट या पूर्व केंद्र की कोशिकाओं का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रथम ऐसे जीव थे पूर्व केंद्र की, यानी बोला जाए तो ये पहले सेल हुए जो कह सकते हैं, या पहले जीव हुए। जीवाणु के समान एक कोशिकी थे ये, जैसे कि आज की प्रोकैरियोट की बात करें, उन्हीं के समान एक कोशिका के थे, जिनमें जो डीएनए था वो नग्न था। जैसे कि प्रोकैरियोट की बात करें, उनके भी डीएनए कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। ये रसायन विषम पोषी थे, यानी ये जो सेल्स थे इनमें समझ, उस समय जब आपका एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन था नहीं, तो एक चीज़ तो फिक्स है, उस समय अगर ये फोटोसिंथेसिस करते, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। एक कैसे थे, विषम पोषी थे, दूसरों चीज़ से भोजन प्राप्त करते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, केमिकल्स का यूज किया, हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप मतलब जो दूसरे से भोजन प्राप्त करे, वो भी केमिकल के थ्रू, नहीं रसायन से। तो ये कैसे हुए, रसायन विषम पोषी, यानी जो इन्होंने भोजन लिया वो रसायन को अपना भोजन बनाया। उसके साथ साथ ये सैप्रोफाइट्स भी, मतलब मृतोपजीवी डेड चीज़ों से अपना भोजन लेते थे, जिनमें अवायवीय श्वसन, और साथ साथ ये एनरोबिक रिस्पायरेशन करते थे। ऑक्सीजन तो था नहीं, इसलिए इन्हें एनरोबिक रिस्पायरेशन किया, मतलब श्वसन इन्होंने जो किया वो, उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऑक्सीजन तो था ही नहीं, तो ऑक्सीजन ये कैसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ से कर सकते थे। तो ये प्रोकैरियोट की बात करें, जो पूर्व केंद्र की, यानी पूर्व केंद्र की कोशिका बनी, ये प्रोटोसेल ही अपने आसपास की जो जटिल चीजें थी उनका यूज करने लगे, और इन्होंने ही बनाया आपका पहला जीव, पूर्व केंद्र की जीव बनाया। इनमें आपको लिखना, पहला जो पहला पूर्व केंद्र की जीव है क्या है, प्रोकैरियोट, ये आपको लिखना होगा। साथ में आपने ध्यान रखना होगा कि इनमें ये एकदम प्रोकैरियोट के, यानी एक कोशिकीय सेल के समान थे, जिनमें नग्न डीएनए था, और साथ में ये रसायन, ये कैसे थे, ये आपके रसायन विषम पोषी यानी कीमो हेट्रोट्रॉप थे, साथ में सैप्रोफिटिक थे, एनरोबिक रिस्पायरेशन करते थे। ये इनकी कहानी थी, यानी प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन की। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद जब आपके एक कोशिकीय सेल, बोले
प्रोकैरियोट्स के उत्पन्न होने के बाद वो आपके जो एक कोष की सेल थे उन्होंने कीमो हेटेरोबिलेट रसायन चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन इनकी क्या कहानी थी, ये अपना भोजन स्वयं बनाने लगे, ऑटोट्रॉपिक हुए। अभी ने अपने देखा रसायन स्वपोषी, तो इसमें इन्होंने क्या किया, रसायन चीजों से कीमो सिंथेटिक, ये ऑटोट्रॉफ तो थे, स्वपोषी मतलब अपना भोजन तो बनाते थे लेकिन वो केमिकल्स के थ्रू बनाते थे। इसके पहले आपने देखा जो आपके एक उसकी प्रोकैरियोटिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोजन बनाया नहीं, उन्होंने रसायन को डायरेक्ट अपने भोजन के रूप में ले लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना भोजन बनाया लेकिन वो रसायन से अपना भोजन बनाया, दैट इज रसायन स्वपोषी, खुद से बनाया, रसायन के थ्रू बनाया, तो रसायन स्वपोषी। और साथ साथ में प्रकाश संश्लेषण से बनाया भोजन, तो फोटोसिंथेसिस, तो भी कैसे हुए, ऑटोट्रोपिक। इसके बाद अब बात करते हैं रसायन स्वपोषी की उत्पत्ति, और जिन्हें आप कीमोसिंथेसिस, यानी कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल से, सिंथेसिस मतलब किसी चीज को बनाना, सिंथेसिस मतलब बनाना, कीमो मतलब केमिकल, रसायन से चीजों का बनाना मतलब भोजन को बनाना। इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी आप सनलाइट से भोजन बनाने वाले जीवों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रसायन स्वपोषण के बारे में। इनमें कहते हैं कि जब आपकी जीवन उत्पत्ति हुई, जो यूनिसेलुलर हो, एक कोश की हो चाहे बहुकोश की, सभी की उत्पत्ति कहीं ना कहीं वाटर से मतलब जल में ही हुई, सागरों में ही। सागर में उसमें ढेर सारे आपके अकार्बनिक चीज़ें थे, साथ में कार्बनिक चीज़ें भी थी, आरएनए, प्रोटीन, और साथ साथ बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारे कार्बनिक और अकार्बनिक चीज़ें सागर में प्रेजेंट थे, क्योंकि केमिकल रिलेशन कहीं ना कहीं वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो अभी ये जो आपके विषम पोषी जीव थे, ठीक है, ये विषम पोषी लगातार क्या कर रहे थे, कार्बनिक अणुओं का, अब भाई आदि सागर में थे, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कार्बनिक अणुओं का यूज करना शुरू कर दिया एज ए भोजन के रूप में। अब इन्होंने जब भोजन के रूप में यूज किया तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो घटने लगेगी सागरों में, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ तो लिमिटेड थे। जब इनका यूज इन्होंने करना शुरू कर दिया तो चीज़ें क्या घटने लगी, सागरों में कार्बनिक पदार्थों के अदृश्य होने से पूर्ण पोषण की नई विधियां विकसित होने लगी। अब कह रहे हैं सागरों में जो कार्बनिक पदार्थ थे वो घटने लगे, उसके लिए अब जो वहाँ के जीव थे उनको दूसरी विधियां अपनानी पड़ी भोजन प्राप्त करने के लिए, जैसे रसायन संश्लेषण मतलब कीमोसिंथेसिस, मतलब रसायन से अपना भोजन प्राप्त करने लगे, रासायनिक चीज़ें जो थी उससे अपना मतलब संश्लेषण करके अपना भोजन बनाने लगे, दैट इज कीमोस, आपकी ऑटोट्रॉप, रसायन स्वपोषी। ऐसे जीव रसायन संश्लेषण के मतलब रसायन से भोजन बनाए रसायन संश्लेषण कहलाते थे, जैसे कि रसायन स्वपोषी। उसके साथ साथ ये कैसे थे, एनरोबिक, एनएरोबिक, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी इन्हें श्वसन करने में, क्योंकि भैया उस समय ऑक्सीजन तो था नहीं है, तो उनको मजबूरी में एनरोबिक रिस्पायरेशन करने की जरूरत पड़ी। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते थे इन, और साथ में कह रहा है कि ये अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते थे। अल्टीमेटली क्या करते थे, अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन करते थे, ऑक्सीकरण करके उससे जो एनर्जी मिलती थी उसका वो यूज कर लेते थे। तो इसमें आपको जो पॉइंट्स लिखने होंगे, पॉइंट्स आपके लिए ये होंगे कि आदि सागर में जितने भी जीव थे उन्होंने क्या किया, कार्बनिक यौगिकों का यूज किया, कार्बनिक पदार्थों का यूज करने से उसकी जब मात्रा घटने लगी, उन्होंने फिर से क्या किया, वो रसायन स्वपोषी बने, यानी रसायन से अपने भोजन को संश्लेषण करने लगे। उस समय ऑक्सीजन इन्वायरमेंट वहाँ के इन्वायरमेंट में तो था नहीं, तो उन्होंने एरोबिक रिस्पायरेशन किया, जिसके थ्रू वो अकार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके कार्बनिक पदार्थ में उसे कन्वर्ट करते थे। जो प्रोसेस होती थी एनारोबिक प्रोसेस होती थी। कहने का मतलब एनारोबिक या अवायवीय, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, फॉर ऑब्सेंट, वायवी मतलब यहाँ रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के न होने पर ये क्या करते थे, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का
फॉर्मेशन करते थे बाय द ऑक्सीडेशन मेथड, जिससे जो एनर्जी मिली उसको उन्होंने यूज किया। अब उसमें जो एग्जाम्पल थे जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइन बैक्टीरिया, ये आपको याद होना चाहिए। ये तीनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब प्रकाश संश्लेषी उत्पाद मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों के बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपके प्रकाश संश्लेषी थे, जैसे कि आज के पौधे सनलाइट के प्रसन्न में सूर्य की प्रकाश के प्रेजेंट में प्रकाश संश्लेषण करते थे, तो ये ओरिजिन हुई उस समय के जीवों द्वारा। उस समय के जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे शुरुआत हुई, इस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कहते हैं कि कुछ समय बाद स्वपोषित जीवाणुओं के समान जीवों में जीवाणु मतलब उस समय के जीव जो थे वो क्या करते थे, पहले रसायन स्वपोषित थे, उसके बाद इनके अंदर परहरित नाम की इसके जिसे क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब परहरित नाम की एक पदार्थ का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो बोला गया, जीवाणु में परहरित नाम की चीज का विकास हुआ। इसके अंदर टेंडेंसी थी ये सूर्य प्रकाश सनलाइट के या सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके उससे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती थी। उस रासायनिक ऊर्जा को ये यूज करते थे जीव। इन जीवों को प्रकाश संश्लेषी कहा गया। प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटो मतलब लाइट मतलब प्रकाश, ऑटोट्रॉप मतलब स्वयं से मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में या बोलो तो प्रकाश की प्रेजेंट में अपना भोजन बनाने लगे। ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करने लगे। कार्बनिक एसिड जैसे कि आज के प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वैसे ही उस समय क्या हुआ, उसमें आपको जो पॉइंट लिखने होंगे इसमें क्या हुआ कि जो उस समय के स्वपोषित जीवाणु थे उनमें परहरित नाम की चीज का विकास हुआ, जिस जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके भोजन बनाती थी, उस भोजन को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती थी। और देखो उन क्या उस समय उन्होंने क्या किया, सौर ऊर्जा का यूज करके एक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते थे। इस ये प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती थी, कोई बात नहीं। उसके बाद कहते ये अवायवीय थी। ये भी क्या कहते थे, एनरोबिक रिस्पायरेशन करते थे। ठीक है, हाइड्रोजन जल की अपेक्षा अन्य स्रोतों से प्राप्त करते थे। अब कहते हैं हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन जो के लिए इन्वॉल्वमेंट होती थी वो जल की अपेक्षा जल के बजाय दूसरों चीजों से प्राप्त करना ज्यादा पसंद करते थे। जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन में इसमें तो हाइड्रोजन सल्फाइड में भी तो हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी प्रकाश संश्लेषण में उन्होंने H2S से प्राप्त किया, इसलिए ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होते थे। अब भाई H2S को तोड़ोगे, इसमें तो ऑक्सीजन दिख ही नहीं है, तो ऑक्सीजन उत्पन्न कहाँ होगा। हाँ, अगर H2O को आपने यूज किया होता तो ऑक्सीजन निकलता, तो ऑक्सीजन उन्होंने यूज नहीं किया, तो अब भी नेचर में ऑक्सीजन नहीं होगा। तो नेचर ऑक्सीजन का कैसा होगा, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग नेचर हो। अब चाहे नेचर का होगा मतलब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो होगा नहीं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो जीव थे उन्होंने क्या किया, एनरोबिक रिस्पायरेशन किया। हाइड्रोजन का उन्होंने हाइड्रोजन के लिए H2S जैसे सोर्स का यूज किया, जिसके वजह से ऑक्सीजन का न रिलीज होने से वहाँ का जो नेचर हुआ, वातावरण हुआ, वो कैसा रिड्यूसिंग ही बना रहा। उसके बाद बात करते हैं आणविक परिवर्तन द्वारा, अणुओं में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद जीवाणु परहरित का परिवर्तन वास्तविक परहरित में हो गया। मतलब जो आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल था ये अब ट्रू रूप से सही रूप से क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे जीव जिनमें वास्तविक परिवर्तन मतलब परहरित था वो आज के साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, जो ये शैवाल नहीं है, इनका नाम है देखो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया है एक्चुअली में नील हरित शैवाल, क्योंकि ये कुछ जो शैवाल थे इनमें ट्रू क्लोरोफिल पाया गया। ट्रू क्लोरोफिल पाने की वजह से ये क्या कहते थे, तो ये प्रकाश संश्लेषण करते थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसमें आप लिखना साइनोबैक्टीरिया आपके कैसे थे, ये साइनोबैक्टीरिया आपके इनमें वास्तविक परहरित पाया गया, जिससे ये
सही रूप से यही आपके क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे। अब कहते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हुआ? इन्वायरमेंट में शुरू शुरू में तो ऑक्सीजन तो था नहीं। अब ऑक्सीजन कहाँ से बना, इसके लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जीवन की उत्पत्ति और विकास के दौरान नील है सवाल, जैसे पूर्व केंद्रीय प्रयास जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर होगा, जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, आपको लिखना होगा कि नील हरित शैवाल या बोलो साइनोबैक्टीरिया ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन को मुक्त किए। ये आपके प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। उसके बाद और दूसरे पॉइंट देते हैं, जो ऑक्सीजन क्रांति। ऑक्सीजन क्रांति मतलब जैसे कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा कहाँ मिला, दैट इज ऑक्सीजन क्रांति। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्मिलित, मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा जा रहा है। पृथ्वी का वातावरण रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजन हो गया। जब भैया ऑक्सीजन था नहीं तो नेचर रिड्यूसिंग था। जैसे जैसे नीले हरित शैवाल ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, उन्होंने H2O को एज ए सोर्स यूज किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, तो नेचर में ऑक्सीजन दिखने लगा। तो नेचर में जब ऑक्सीजन दिखने लगा तो नेचर कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग, जिसके कारण ऐसा नेचर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो नेचर कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। H2O था तो रिड्यूसिंग नेचर था, जिसके कारण अब क्या पृथ्वी का वातावरण में रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग होता गया, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता गया, इन्वायरमेंट ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसके कारण रासायनिक विकास हुआ, अजैव संश्लेषण की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि रासायनिक विकास के उपचायी वातावरण में ही हो, मतलब इसमें आपको इतना ध्यान रखना होगा बस। नेचर अब पृथ्वी का नेचर अब रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में दिखने लगी। उसके बाद कहते हैं स्वतंत्र और अत्यधिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जैसे जैसे उसे CH4 अमोनिया और CO2 N2 H2O में विघटित कर दिया गया। जो आपके CH4 थे, ये CO2 प्लस H2O में टूटने, अमोनिया आपकी टूटने लगी, NO प्लस H2O CO2। मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था कैसी सारी चीज़ें रेडिएशन के थ्रू और ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से ये सारी चीज़ें कैसे अब टूटने लगी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। CH4 अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो CO2 प्लस H2O बनाएगा, NH3 भी जब ऑक्सीजन से जुड़ेगी NO प्लस H2O बनाएगा, CO2 तो CO2 है ही। तो ये चीज़ें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में विघटित होने लगी। अत्यधिक ऑक्सीजन एकत्र हो जाने से वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत का निर्माण हो गया। मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था, ऑक्सीजन अगर UV रेडिएशन गिरेगी तो ऑक्सीजन OO में कन्वर्ट होगा, एक O2 से बाइंड करके ओजोन बनाएगा, O3 बनाएगा, जिसने सूर्य के प्रकाश अत्यधिक परावैंगनिक किरणों का अवशोषण प्रारंभ कर दिया है। अब ये ओजोन लेयर आपके एटमॉस्फेयर में एक परत बनाएंगी जो आपकी सन से आने वाली UV रेडिएशन से हमको बचाएंगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शुक्र केंद्र की कोशिका की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अब यूकैरियोटिक सेल की कैसी ओरिजिन हुई। लगभग ये 27 अरब वर्ष पूर्व की बात है, 2.7 बिलियन ईयर्स पूर्व की बात है, 2.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है, जो स्वतंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण वायवीय श्वसन के लिए परिस्थितियां बन गई। मतलब जब ऑक्सीजन वातावरण में दिखने लगा, ये बात तब की है जब 2.7 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन इन्वायरमेंट दिखने लगा, तो अब परिस्थितियां बन गई कि श्वसन जो हो वो वायवीय हो सकता है, मतलब एरोबिक हो सकता है। तो उस समय वायवीय श्वसन द्वारा अवायवीय श्वसन की तुलना से 20 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करती थी। ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ तो उसमें एनर्जी 20 गुना ज़्यादा मिलती है तुलना में अवायवीय श्वसन, मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन होता नहीं, तो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो 20 गुना कम मिलती है। अगर आप एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहे हो, श्वसन नहीं वायवीय श्वसन कर रहे हो, तो इसमें आपको एनर्जी 20 गुना ज़्यादा मिलती है। इसलिए प्रोकैरियोट अपने को वायवीय, अब प्रोकैरियोट ने थोड़ा चेंज किया, यूकैरियोट में बदलने लगे, इन्होंने वायवीय श्वसन के लिए अपने आप को ढाला। तो इस प्रकार के कोशिका में केंद्रक आपको मिले, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा अन्य मतलब विकसित कोशिकाओं का विकास होने से आधे सागरों में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोट कोशिका का जीवन की उत्पत्ति हुई। देखो आप यहाँ पे लिखना होगा कि जब ये प्रोकैरियोट्स वायवीय श्वसन करने लगे
तो 20 गुना ज़्यादा एनर्जी मिली। अब प्रोकार्योट ने क्या किया, अपने अंदर कुछ और कोशिकाओं का फॉर्मेशन किया, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन चीज़ों का विकास किया। ठीक है, ये लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है जब यूकैरियोट कोशिका का जन्म हुआ। और इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको लिखना होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व, सौरमंडल की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन की प्रथम अकोशिका, मतलब जो आपका पूर्ण रूप से सेल नहीं था, ये मतलब सेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था, 3 बिलियन वर्ष पूर्व की बात है। और जो पहला सेल आपका बन के निकला, ये 2 बिलियन वर्ष की बात है। इसके साथ साथ ये आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये खत्म होता हुआ, यानी कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई साइंटिस्ट द्वारा, भाई कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे जीव का विकास हुआ, अर्थ कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम एक एक के बाद एक सारी चीज़ें हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अन्य ग्रहों नक्षत्रों, मतलब जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका कैसे फॉर्मेशन हुआ, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।